नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 79वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि आजादी 78 सालों की हो गई है। आजादी सिर्फ एक दिन नहीं है, आजादी हर सांस में जीने का जज्बा है, हर क्षण जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता संजोने की आजादी राष्ट्र के भाल पर अनगिनत बलिदान और संघर्ष से जड़ा वो मुकुट है जिस पर जड़ी हुई मणियां हैं। आत्मनिर्भरता, लहलहाते खेतों में समृद्धि, रक्षा से लेकर देश की आबादी का सर्वांगीण विकास, जिसके लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, कदम दर कदम, रास्ता दर रास्ता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से हर उस जरूरत को हथ बधाई है जो भारत को उसके रास्ते से डिगाना चाहता है। प्रधानमंत्री ने अपने 103 मिनट के संदेश में देश की सरहद से लेकर खेत में खड़े किसान तक सबको आश्वस्त किया, सबको बताया कि मोदी दीवार बनकर खड़ा है, किसी भी नागरिक के हित से कोई समझौता नहीं होगा। पीएम ने जीएसटी सुधारों से लेकर रोजगार योजनाओं तक हर पहलू का जिक्र किया, रोड मैप बताया, भारत की ग्रोथ स्टोरी और ग्लोरी दोनों साझा की। हम भी आज भारत के इसी विकास मार्ग पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश क्या कुछ दिया है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, वो आपको सुनने चाहिए। सुनिए। और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई, 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। 4 नए यूनिट्स को हमने ऑलरेडी हरी झंडी दिखा दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है।
तो चलिए चर्चा करेंगे भारत के विकास मार्ग पर और विकास गाथा पर भी, साथ में चुनौतियों पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए राजेश्वर पैन्युली जी हैं, अर्थशास्त्री हैं आप। बहुत स्वागत है राजेश्वर जी आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत राजेश्वर जी आपके साथ में करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी उपहार का जिक्र किया है। दिवाली के समय पर मौजूदा जो आर्थिकी है देश की, उसको आप कैसे देखते हैं और आगे ये कैसे बढ़ सकती है? बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिखला रहा है कि 2047 में कैसे भारत जो है विश्व की एक विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है जी। और लगातार जो उस तरीके की कोशिशें जो भारत सरकार की से माननीय मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है, वो एक तरीके का स्टेप बाय स्टेप चीजें चलाई जा रही हैं। जैसा लोग लगातार बात कर रहे थे कि जीएसटी में सरकार अपनी ये जो कमियां हैं उनको दूर नहीं कर पा रही है, तो सरकार ने जो 7-8 साल लग गए उनमें धीरे धीरे सीखा। और अब मुझे लगता है और जिस ढंग से सरकार के हमारी जो लगातार अलग अलग उसमें बात हो रही है, चाहे पीयूष गोयल जी से बात हो रही है, चाहे दूसरी चीज़ों से बात हो रही है, उनके भाषण या उनके जो एडिट आ रहे हैं, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहर लगा दी है कि जीएसटी में भी ड्रास्टिक सुधार होने जा रहा है, जिससे आम आदमी की समस्या का हल भी आएगा और साथ साथ सरलीकरण भी होगा कि कैसे, और एक रेट में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इजाफा मिलेगा। राजेश्वर जी, क्या आप आगामी दिनों के अंदर प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन देखते हैं सर? 100% प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन होगा और 100% इंक्रीज भी होगी प्रति व्यक्ति आय। ये आप बात सिर्फ दो तरीके की, पहले बात की जाती थी कि प्रति व्यक्ति आय एक हाई जो ऊपर के रेंज के लोग हैं उनमें बढ़ रही है, नीचे के रेंज के साथ तो एवरेजिंग की जाती है तो कम होती है। अब आप देखिएगा कि जो नीचे लोअर जो गरीब क्षेत्र है, जो गरीब लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी आय भी बढ़ेगी। तो अब आप एक जो असमानता का भी एक जो बार बार बताया जा रहा था, वो असमानता को भी अब दूर किया जाएगा। बात सिर्फ प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की नहीं है, प्रति उन व्यक्तियों की भी आय भी बढ़ेगी जो नीचे तबके में है और जो लगातार कहा जाता था कि ऊपर के व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो एवरेजिंग में उनकी भी आय दिखलाई तो देती है, एक्चुअल फायदा नहीं होता है। तो इस बार इनको एक्चुअल फायदा भी होगा। ठीक है सर, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास एक और सवाल के साथ, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी के पास में जाऊंगी। सर, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, उन्होंने दुश्मनों का जिक्र किया, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, ट्रंप और टैरिफ तक हर दिशा में वो बोलते हुए नजर आए हैं। ट्रंप की मुलाकात आज पुतिन से हो रही है ये मुलाकात। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? प्लस जीएसटी को लेकर के जिस तरीके का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, न्यू रिजीम रिफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, न्यू जनरेशन रिफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है क्या, या वाकई भारत इस पर काम कर रहा है? देखिए पूजा जी, निश्चित तौर से अगले एक वर्ष में आप एक बार चेक देखेंगे। कीजिएगा प्लीज, कुछ बोलिए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आवाज? बिल्कुल स्पष्ट है, मुखर है सर, बोले। देखिए पूजा जी, अगले एक वर्ष में आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जी एक कूटनीतिक रणनीति की नई चीजें दिखाई देने लगेंगी आपको। एक ऐसा समूह निकल के आएगा निश्चित तौर से, जो देखा जाएगा कि एक अलग नई गाथा लिखने के लिए देश एक मंच पर आने को आतुर है। समूह का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो क्या मैं इसे बंच ऑफ कंट्रीज समझूं? बिल्कुल जी। आप देखिए कि हमारे देश की धैर्यता, देखिए कोई हम जवाब नहीं दे रहे, और एक बड़ा व्यक्ति, बड़ा देश जो संयम बरतता है अपने संबंधों को सुधारने के लिए, निश्चित तौर से वो बड़प्पन हमारे देश ने दिखाया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमाम बड़े देश इसको स्वीकार भी करते हैं। कई देश से आया कि हम ट्रंप से बात नहीं करने के लिए तैयार हैं, मोदी जी से बात करने के लिए तैयार हैं। और आज जो ट्रंप और पुतिन जी की जो मुलाकात होगी, निश्चित तौर से आप मानिएगा एक नई दिशा देने का काम वो मुलाकात करेगी। ट्रंप का जो बड़प्पन बोलने का है ना, जैसे आज दोपहर को बोल दिया कि भारत पर हम टैरिफ नहीं लगाते तो पुतिन वार्ता की टेबल पर नहीं आते, ये कौन सी बातें होती हैं?
जहां वार्ता गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही हो और आप वहां हल्की हल्की बातें करके निश्चित तौर से अपने पद की गरिमा को आप खो रहे हैं। चाहे सीज फायर को लेकर के आप देखिए, बिना पत्रकारों के सवाल किए हुए आप वो जवाब दे रहे हैं जो आप अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए एक नई लाइन खींचने का प्रयास अपने आप खुद कर रहे हैं। तो ये सब चीजें निश्चित तौर से आप देखेंगे। कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि पुतिन और ट्रंप की क्या वार्ता रही, क्या नए संदेश लिखे। लेकिन जहां मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देख पा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, निश्चित तौर से देखिएगा कि अलग चीजें दिखेंगी। जहां कई दशकों से हम अमेरिका के साथ संबंध सुधारने पर लगे हुए थे, वो संबंध कहीं ना कहीं अटके हैं। अविश्वास जो हमारे देश का जो था वो फिर डगमगाया है और एक नई परपाटी निश्चित तौर से अन्य देशों की जो बार बार अमेरिका के द्वारा शिकंजा कसता रहा है अमेरिका उन देशों पर, वो एक खुल करके अब एक नए मंच पे आने के लिए आतो है। ठीक है, दूसरा लाल किले पे एक बड़ी जी बोलें पूरा कर लें। लाल किले पे एक बड़ी बात मोदी जी ने कह दी कि मोदी दीवार बन के खड़ा है। जिस तरीके से आप अन्य देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, SIR कार्यक्रम का मुद्दा ऐसे थोड़ी विपक्ष उछाल रहा है, चुनाव आयोग पर ऐसे थोड़े सवाल खड़े कर रहा है। बांग्लादेश में अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा जो किया गया, जहां चुनाव पर सवाल खड़े किए गए, जहां तख्ता पलट किया गया, जहां मुख्य चुनाव आयोग को जूते मारे गए, ये वही पटकथा तो लिखने की बात इस देश में हो रही है कि जब कोई विपक्ष के पास मुद्दा ना हो तो एक ऐसे मुद्दे का बखेड़ा खड़ा करके सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करके लोगों को सड़कों पर उतारने का काम जो अब तक अमेरिका करता आया है, वो थोड़ी सी सुगबुगाहट हमारे देश में दिखाई देने लगी जी। कई बार चुनाव में भी आपने देखा, एक बड़े किसी बिजनेसमैन ने कहा कि मैंने $1 करोड़ भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया है, पैसे खर्च किए हैं, और उसी लाइन में कहा कि मोदी दीवार बन करके खड़ा है, वो कभी भारत का अहित नहीं होने देगा। अमेरिका वही तो चाह रहा है कि फूड का मार्केट यहाँ खुल जाए, अनाज का मार्केट यहाँ खुल जाए, किसान यहाँ तबाह हो जाए और हम अपने उंगली के इशारे पर देश को नचाने लगें। ये सब चीजें हैं और वो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने भी नहीं किया, कांग्रेस पे भी उन्होंने दबाव डालने का प्रयास किया और वही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस समय विपक्ष सरकार के साथ इन मुद्दों पर खड़ा था। आज विपक्ष ट्रंप की भाषा इसलिए बोल रहा है कि हम पड़ोस के देशों में देखेंगे, श्रीलंका में आप देखिए, पाकिस्तान में आप देखिए, बांग्लादेश में आप देखिए तख्ता पलट हुआ, नेपाल में आप देखिए कौन किसकी भाषा बोल रहा है। जब वहां बातें नहीं बन पा रही हैं तो हमारे देश में कुछ ऐसे अराजकता फैलाने का प्रयास वहां के डीप स्टेट द्वारा किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोग समझने लगे हैं। आप बिहार में आप देखिए, बिहार में कितने लोग सड़कों पर उतरे। जो SIR कार्यक्रम लगातार प्रक्रिया इस देश में है और यही होता है कि हर चुनाव से पहले एक कार्यक्रम चलाया जाता है और हर प्रदेश में लाखों की संख्या में वोट हटते हैं, घटते हैं, बढ़ते हैं, और वही प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। उस प्रक्रिया पर सवाल खड़के एक अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया, वही आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दीवार बन के खड़ा हूं। ठीक है, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य उन्होंने कैसे पाना है, इस सब को लेकर के 25 वर्ष इस देश की दिशा तय करेंगे, ये एक संदेश दे दिया और कहा कि मुझे युवाओं की आवश्यकता, युवाओं के सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, इस देश में जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनके सहयोग की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब बातें कहकर के निश्चित तौर से सुनील जी, तय बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, जो उनका संदेश है, वो हमेशा ही प्रभावशाली रहता है और एक बड़े तबके को प्रभावित भी करता है। लेकिन चर्चा के दौरान हम उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत कर रहे हैं जिस पर काम होना शायद अभी बाकी है, क्योंकि देखिए जब हम देश की बात कर रहे हैं, देश की मैत्री, देश की कूटनीति की बात कर रहे हैं, तो वहीं हमें शायद इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि बांग्लादेश के साथ में जूट व्यापार को लेकर के हमारी मौजूदा स्थिति क्या है सर। नेपाल के साथ लीज लाइन को लेकर के जिस तरीके से हमारी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, फाइबर लाइन, माफ़ कीजिएगा, फाइबर लाइन को लेकर के जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, भारत की फाइबर लाइन को उसने ठुकरा दिया, दूसरी तरफ चाइना की फाइबर लाइन नेपाल यूज़ कर रहा है, जबकि हम उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे थे। उसके बावजूद भी इसके अलावा पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध है ये हम जानते ही हैं। अमेरिका ने लाल आंखें दिखाने का काम किया है। क्या इसके पीछे मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ
कि क्या इसके पीछे सिर्फ ये रीजन है कि हमारी कूटनीति, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि कूटनीति काम नहीं कर रही है हमारी, और जितना हमने काम किया था वो अब ख़त्म हो चुका है, डेप्रिशिएट मोड में आने लग गया है, इस वजह से देश की ये स्थिति होती जा रही है, जो उसके करीबी मैत्री देश हैं वो उनसे भी हमारी जो शत्रुता है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है? कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर का कोई मेंबर भी ज़्यादा तरक्की करने लग जाता है तो भाई बहनों में भी आपस में ईर्ष्या हो जाती है, और फिर एक कोशिश होती है कि भैया तुम तो नागिन के सामने बील मचाने वाले थे, कहाँ तुम अपने हाथ में ब्रह्मोस मिसाइल ले ली, कहाँ तुम एमिनेशन मार्केट में नेक्स्ट प्लेयर बन करके आ गए। क्या ये एक रीज़न हो सकता है क्या कि एक तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स है जो अंदर खाने चल रही है, जैसा कि आपने डीप स्टेट का जिक्र किया है? देखिए, बात जिस तरीके से नई सरकार ने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने का काम किया, और ये बार बार हमारा देश मानता भी है कि पड़ोसी पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने जिन लोगों को आमंत्रित किया, एक बड़ा संदेश था विश्व के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कूटनीतिक तरीके से पूजा जी सब लेन देन पीछे से होता है जी। कहीं खोना भी पड़ता है, कहीं बहुत ज्यादा आ भी जाता है। हर देश का मुखिया ज्यादा लेना चाहता है, और ये बहुत बहुत देखा है हमने कि पीछे के पर्दे से चलती है, जनता के बीच में बातें नहीं आ पाती। पहली बार हम देख रहे हैं कि खुल के लोग ऐसा करने के लिए आतुर हैं। और उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण ये है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी सक्रिय हो गई है कि कहीं भी कोई चर्चा वार्ता होती है तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति तक पहुंचती है। बिल्कुल। पहले गिने चुने अखबार थे, गिने चुने लोग पढ़ पाते थे उनको। तो कूटनीतिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो पा रहा है, मुझे लगता है कि उंगलियों पर गिनने वाले लोग ही उसको समझ पाते थे, पढ़ पाते थे। अब हर व्यक्ति समझ रहा है, हर व्यक्ति पढ़ रहा है उसको। तो इतना सब कुछ आसान नहीं रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा है मुझे मोबाइल में पता चल रहा है। अमेरिका में किस ग्रुप की मीटिंग हुई, हमारे देश के विरोध क्या हो रहा है, वो हमें तुरंत मोबाइल पे पता चल रहा है। पहले ये सब चीजें नहीं थी। पहले भी कूटनीतिक तरीके से आप देखिए, जब हमारा देश पाकिस्तान से जीत जाता है, 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे शिकंजे में होते हैं, फिर भी हम शिमला समझौता करते हैं 72 में। और 72 में शिमला समझौता करने के बाद हमने लिया कुछ नहीं उसमें। हम तो अपने सैनिक भी नहीं ले पाए, हम तो ऑक्युपाई कश्मीर भी नहीं ले पाए, हम तो बलूचिस्तान भी नहीं ले पाए। आप बताइए, उस समय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव नहीं रहा होगा? क्या कूटनीतिक तरीके से पीछे के पर्दे पे बातें नहीं रही होगी? ये सब चीजें देखने को मिलती थी। पहले तो कुछ चीजें थी जो लोगों तक पहुंच पाती थी। अब थोड़ी सी सुगबुगाहट होती है तो निश्चित तौर से देश के हर व्यक्ति को बहुत जल्दी ही पता चल जाती है क्या हो रहा है जी। ये सब जो चीजें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम निकल के आ रहे हैं, 14वें देश हो गए इकोनॉमी के नाम पर, जहां 14वें नंबर पर थे, और जल्दी हम 3रे नंबर पर आएंगे। दुनिया की सबसे चौथा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा देश, जिसकी 140 करोड़ आबादी हो, उसको धमकाए कोई देश, ये कैसे हो सकता है? अब तो नहीं हो पाएगा। मतलब चौथी इकोनॉमी आपके लगभग बराबर पे आके बिल्कुल। सुनील जी, आपने इकोनॉमी का जिक्र किया है तो मैं राजेश्वर जी के पास वापस जाऊंगी। राजेश्वर जी, मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो बजट को लेकर के है। जिस तरीके से देश में आबादी के पैरेलल ही बजट में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, देखिए जिन क्षेत्रों में रक्षा बजट से लेकर के फिर चाहे मैं रिसर्च बजट की बात कर लूँ, चाहे एडुकेशन बजट की बात कर लूँ, एग्रीकल्चर बजट की बात कर लूँ, हर बजट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वक्त के साथ वो बढ़ा है, लेकिन क्या ऐसे और रिफॉर्म्स हैं जिन पर सरकार को आई थिंक काम करना चाहिए, जो आपको लगता है कि इन दिशाओं में अगर काम किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो शायद हम अपनी मार्केट को शिफ्ट करने में, शायद हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, आत्मनिर्भर बनाने में फोकस कर सकते हैं? सर, जैसे टैरिफ जैसे हमारी ट्रम्प साहब ने जैसे टैरिफ का वो खड़ा किया, तो पहले भी चल रहे थे कि हम अपने वो जो लोकल से उनको बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन अब स्ट्रेटेजिकली भारत सरकार को भी लेने लगा, माननीय मोदी जी को भी लगा, और पूरी टीम को जो भारत सरकार के साथ अटैच्ड है उनको भी लगा कि हमें वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा। हमें अपने सामानों को, अपने सामानों की के लिए
जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी और उनको एक्सपोर्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा किसी भी देश पे डिपेंडेंसी पे जब बढ़ाते हैं, जब उनको इम्पोर्ट कर ले जाते हैं तो हम पे अपनी टर्म्स डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। और ये बात सिर्फ एक ही बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहे कि हम जो छोटे जो या कृषि की बात करें या अपने आर्टिजन जो मतलब जो नॉर्मल दूसरी तरीके की जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, कपड़ों का एक्सपोर्ट, इस ढंग की छोटी छोटी बातों की या उस ढंग की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करने शुरू कर दिए है कि हम एयर स्पेस में भी क्या काम कर सकते हैं, वो भी उनके लिए हम जो वोकल फॉर लोकल होने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी जा रहे हैं और दिखला भी रहे हैं। अब चाहे कोई भी चीज़ें किसी भी बात कीजिए, एयर स्पेस की बात कीजिए, चाहे फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बात कीजिए, चाहे फाइटर एयरप्लेन की बात कीजिए, चाहे मिसाइल की बात कीजिए, हम उस सब में धीरे धीरे करके, क्योंकि अधिकतर हमारा बजट जाता क्या है, 2 4 5 7 चीज़ों में जाता है। कोई एडिबल ऑयल की बात कर लीजिए या अपना ईंधन के लिए जो ऑयल आते हैं इनकी बात कर लीजिए, और कुछ जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, चाहे जो हाई एंड आइटम, मतलब जैसे कि जो फाइटर प्लेन्स हैं या इन चीज़ों की जो हम बात करते थे, या और भी जो हाई एंड टेक्नोलॉजी, तो उनको भी हम धीरे धीरे अपने यहाँ इम्प्रूव करते चल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें और भी तेज़ी से शायद मुझे लगता है कि जिस ढंग से लगातार जो वर्ल्ड वाइड चलने लग गया है, ठीक है सर, टैरिफ का सोर्स मच रहा है सर। एक मेरा कंसर्न था सर, वोकल फॉर लोकल, जियो टैगिंग, तमाम चीज़ों की वो सारी प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडियन मार्केट के अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर जब हम आबादी की बात करते हैं, सबसे बड़ा यूथफुल कंट्री है इंडिया, लेकिन उसके बावजूद भी यूथफुल होने के साथ में हम उस लेवल पे स्किल्ड नहीं हैं। उसके लिए गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या करे, क्योंकि जब हमें आत्मनिर्भर होना है, जब हमें स्वावलंबी होना है, जब हमें एक बेहतर उद्यमी बनना है, तो शायद हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे शायद पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को आप बचपन से स्किल्ड कीजिए। शायद जो काम चाइना कर रहा है उस तरफ फोकस इंडिया को भी अपना शिफ्ट करना चाहिए। क्या लगता है सर? आप सोचिए कि स्किल डेवलपमेंट के लिए अब हमको ये नहीं कह रहे कि सबको IIT होना चाहिए, सबको बहुत ही ऊपर का ग्रेड से कोई पास आउट करेगा वही स्किल है। स्किल वो भी है जो हम लकड़ी के से सामान बनाते हैं, स्किल वो भी है जो हम घर बैठ के ज्वेलरी बनाते हैं, स्किल वो भी है जो हम आर्टिजन का काम करते हैं, जो अपने साड़ियों पे या दूसरी इक्विपमेंट करते हैं, स्किल वो भी है कि हम अपने यहाँ ही जो वेडिंग पॉइंट बनाते हैं, हम जो बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी वेडिंग करने के लिए, आज उस कंट्री में गए, चाहे दुबई गए हो, चाहे 10-12 कंट्रियाँ वहाँ, तो वो भी वेडिंग का भी स्किल हम अपने यहाँ ही डेवलप, उसके साथ जो इवेंट मैनेजमेंट का स्किल भी हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं। चाहे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का भी स्किल अपने यहाँ डेवलप करें, कि सब वो चीज़ें जो हैं जिनके लिए हम पहले कहते थे कि अलग अलग मार्केट, एक जैसे कि चाइना का भी मान लीजिए, चाइना पे कहा जाता है कि एक सिटी एक तरह की जो है उनकी प्रोडक्शन की लाइन हो, तो वो इंडिया में भी वो लाइन लाई जा रही है कि जिससे जो उनसे एंसिलरी चीज़ें हैं वहाँ के बने, और हम वर्ल्ड वाइड जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड कम्पिटिटिव उसमें आ सके, और हमें बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने की जरूरत तो पड़े, और क्वालिटी में देखिए आज के डेट में चाइना के लिए आप जितना मर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेटली वो हमारी क्वालिटी को, भारत की क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता और न बीट कर पा रहा है। तो वो जो क्वालिटी के साथ दिक्कत क्या आ रही थी अभी तक कि हम कॉस्टिंग में उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, वर्ल्ड वाइड तो हम क्वालिटी के साथ कॉस्टिंग लगातार कोशिश कर रहे हैं, और लगातार उसके लिए जो स्किल जो डेवलप करना चाहिए उसके लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए वो भी कर रहे हैं, और जगह जगह शहर डेवलप करने की बात करते हैं। आप जैसे नोएडा में मान लीजिए यूपी सरकार है वो भी लगातार डेवलप कर रही है, चाहे सेमीकंडक्टर की बात कीजिए उसके लिए हम डेवलप कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ समय पहले एक चीज़ आ गई थी कि कारों का प्रोडक्शन रुक गया था क्योंकि उसमें एक AI जो सर इस दिशा में राजेश्वर जी एक जहन में मेरे बात आती है, जब देखिए हम शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं, शुभांशु स्पेस में गए, उनके पेरेंट्स शायद बहुत ही सिंपल रहे होंगे और उन्होंने इस बात को मंच पर आकर के स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि शुभांशु जो बना है खुद से बना है। अब जब हम इंडियन पेरेंट्स की सर बात कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि जब हम भारत की आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो डिस्कशन इस पर भी बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए कि कई बार मैं अपनी ही बात करती हूँ आपसे। मुझे मेरे जहन में आता है कि जब मेरा 12th का एजुकेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने अपने फादर से जब डिस्कस किया कि मुझे BJMC करना है, तो ही इज़ लाइक ये कौन सी डिग्री होती है। तो फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया। एक कम्युनिकेशन बैरियर शायद पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आज भी बना हुआ है। फिर उसके बाद जब जर्नलिज्म खत्म हुआ तो मैंने कहा कि MSW कर लेते हैं, तो दे आर लाइक कि कोई डिग्री जो नई शुरू करती है सरकार, पहला एडमिशन जाकर तुम ही लेती हो क्या। तो शायद वो अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में अभी नहीं है जो उस लेवल पर होनी चाहिए। ये कंसर्न गवर्नमेंट लोगों तक कैसे पहुंचाए, चाहे वो NGO के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो, कि ये बताए कि आप एक रिसर्च कीजिए, रिसर्च के माध्यम से आप रास्ता खोजिए, क्योंकि हर सेक्टर में हमें लोगों की ज़रूरत है। आज आपदा आई है, हमें NGO की भी ज़रूरत है। आज आपदा आई है, हमें उन एजेंसीज़ की भी ज़रूरत है जिसमें इंजीनियर्स हैं, रेस्क्यू करने वाले हैं, PWD है, STRF है, NDRF है, वो तमाम सेक्टर्स हम अगर अपने बच्चों को उन सेक्टर्स के लिए प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम भेजेंगे नहीं और अपने दिमाग को शायद उस लेवल पे संकीर्ण रखेंगे, तो कैसे हम देश का विकास कर पाएंगे? क्योंकि एट द एंड वही बच्चे ही तो रिसोर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बोला, आपने जब मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया, तो सोशल वर्कर की भी बहुत जरूरत है जी। उनको रिहेबिलिट करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकल के लिए फिट करने के लिए, उनको मॉरल अप करने के लिए कि ये परेशानियां आती रहती हैं, जैसे भी तरीके से समझाने के लिए हाउ टू गेट इट रिहेबिलिटेड, हाउ टू गेट। तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो कई सालों से हम लगातार सबको समझाते रहे या सबको आज तक हमारी एक एजुकेशन प्रणाली, देखिए एजुकेशन में भी आप देखेंगे तो नई शिक्षा नीति आयोग बहुत सी चीज़ों पर उसका थ्रस्ट एकदम ही अलग से बदल गया है। अब आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप खुद सेल्फ डेवलप कैसे हुए। एजुकेशन विल हेल्प यू गेट यू सेल्फ डेवलप। आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हुए, सेल्फ जनरेट कैसे कीजिए, उनकी बात। पहले एजुकेशन के लिए क्या पिछले 25-30 सालों में बन गया था कि आप अगर BA हो गए, MA हो गए, तो एक पर्टिकुलर टाइप की आप जॉब ढूंढने के लिए हो गए या गवर्नमेंट की जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। तो वो माइंडसेट बदलने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे लग रहा है कि अब जो जनरेशन आ रही है और जो पुरानी जनरेशन है उसमें भी अब गैप जो है काफ़ी कम होने लगे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से। तो एक तो सोशल मीडिया उसमें है, दूसरा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब खुद भी आगे आ रही है। जैसे गवर्नमेंट आपके द्वार पे या गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीमें आती रहती हैं, तो अब जो पेरेंट्स हैं वो भी समझने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं से हमें सेल्फ डिपेंडेंसी होना लगेगा। और गवर्नमेंट जो कम्युनिकेट लगातार सबको करती चल रही है कि आप ढंग से एजुकेट हुई कि आपका जो एजुकेशन है वो आपके जॉब जनरेशन में आपको कहे, न कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जनरेशन की बात करें। बिल्कुल। और जॉब जनरेशन के साथ साथ मैं ये भी जो है चाहूँगी सर कि आप इस तरफ भी कुछ अपनी राय साझा कीजिए कि शायद जो पेरेंट्स हैं उनके जहन में बच्चे को नौकरी की तरफ फोर्स करना ज़्यादा उनके जहन में रहता है कंपैरेटिवली कि वो अपने बच्चे को मालिक बनना सिखाएं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मंचों से बोल चुके हैं कि आप अपना उद्योग डालिए, आप 3-4 लोगों को खुद आप उनको नौकरी दीजिए। लेकिन शायद स्टार्टिंग में हम अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर वो फेथ नहीं लेकर के आ पाते हैं। वो गिरेगा, 100 बार गिरेगा, 10 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा, लेकिन गिरते गिरते ही तो सीखता है इंसान। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि तुम्हें तो या कहीं जाओ, गवर्नमेंट जॉब ट्राई करो, चाहे आर्मी की जॉब हो, चाहे पैरामिलिट्री की जॉब हो, चाहे होटल की जॉब है। हम सिक्योर्ड चाहते हैं, हम लाइफ सिक्योर्ड का जो कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो धीरे धीरे आप देखेंगे तो अब जो जनरेशन आने लगी है, जो लोग अब 50-60 या 60-70 साल में होने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, दूसरे मीडिया से साथ जुड़े हैं, वो अपना माइंडसेट धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। जैसे लगातार मोदी जी, उनकी पूरी टीम और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो पार्टियों की टीमें हैं, वो लगातार लोगों को इस सिखाने में सफल भी हो रही है और बता भी रही है कि आप मालिक बनने की कोशिश कीजिए, न कि नौकर बनने के लिए। और मालिक बनने के लिए यही तरीका होता है कि आप अपना स्किल खुद डेवलप कीजिए, और स्किल डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। चाहे मुद्रा लोन देना हो, चाहे और किसी ढंग का फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो, चाहे आपको 1 विंडो क्लियरेंस देने की बात हो, चाहे आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देने की बात हो, चाहे आपको कोई
हिंड्रेंस आ रही है उसके लिए आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऐसी बहुत सी चीज स्कीम कर दी जिसमें बिल्कुल। आपको ठीक है सर, वापस आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, देखिए पहले तो मेरी कोशिश ये है कि इस डिबेट को हम उन लोगों तक पहुँचाएं जिनसे वाकई में परिवर्तन आना है। हम एक टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करने के बाद हम बात कर लें कि हाँ इंडिया कहाँ जा रहा है और इकाई में परिवर्तन ना हो, तो हम कैसे कोशिश करेंगे या कैसे समझेंगे कि दहाई आ सकती है। तो उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इकाई में परिवर्तन हो जाए। डॉक्टर सुनील, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अब मेरा जो नेक्स्ट कंसर्न है वो खेल है सर। खेल के बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी। ओलंपिक में कई ऐसे गेम्स, जैसे इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में अभी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे काम नहीं हो रहा है, जिन पर फोकस ही नहीं है, या हमारे बच्चे शायद उस डायरेक्शन में सोच भी नहीं पा रहे हैं। कई बार बच्चे को थॉट आता है, वो कार्टूनिंग कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या फालतू काम है, ढंग का कोई काम कर लो। इसी तरीके से सर, ओलंपिक के लिए जब मैं बात कर रही हूँ तो ओलंपिक की कई ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें इंडिया अभी जाता भी नहीं है सर। शायद हमें अपने बच्चों को उन स्पोर्ट्स की तरफ लेकर के भी जाने की ज़रूरत है जहां इंडिया का पार्टिसिपेशन बढ़े। जब हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम अलग अलग सेक्टर्स में बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये सेक्टर क्यों छूट जाए? प्रधानमंत्री ने एक शब्द का आज उपयोग किया और बताया देश को कि हम एक हाई पावर कमेटी बना रहे हैं, और उस हाई पावर कमेटी का सिर्फ यही काम होगा कि जिन क्षेत्रों में हम पिछड़ रहे हैं जी, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से अग्रणी भूमिका में आ पाए, उसके लिए वो काम करेगी। वो ये देखेगी कौन से, जहां प्रतिभा तो है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा, उनके पास करने का जुनून तो है पर व्यवस्था उनके पास नहीं हो पा रही। इन सब क्षेत्रों को चिन्हित करके वो पीएम के समक्ष रखेगी, और निश्चित तौर से यही है। आप देखेंगे कि जब तक किसी के मन में, चाहे खेल कूद खेल रहा हो व्यक्ति, चाहे बिजनेस कर रहा हो व्यक्ति, चाहे वो पान की दुकान चला रहा हो व्यक्ति, कुछ भी कर रहा हो, जब तक एक चीज उसके मन में नहीं आएगी कि राष्ट्र प्रथम, बिल्कुल, हम अपने लिए नहीं इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी अचीवमेंट हो सकता है उस व्यक्ति पे। और ये अगले 2 से 4 दशक, 5 दशक में मानूं, 2050 तक में मानूं, हर बड़ा देश इसी लाइन पे चलेगा कि राष्ट्र प्रथम, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, राष्ट्र के लिए मिटेंगे, और राष्ट्र कैसे और चैलेंज शायद सर इसलिए बड़ा है क्योंकि अब जो जनरेशन है, मैं आज अपनी दादी से बात कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि आप तो गुलाम भारत में पैदा हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने लड़ाई देखी है, लड़ाई की थोड़ी थोड़ी याद मेरे जहन में है। लेकिन अब जो जनरेशन है सर, शायद मैं अपनी जनरेशन से बात कर लूँ, जो 90s की जनरेशन है, जो शायद उसके पहले की जनरेशन है, 80s और 70s की जनरेशन है, इनके पास वो स्मृति नहीं है, इनके पास वो स्ट्रगल नहीं है, इनके पास वो शायद वो भाव ना हो जो उस समय के लोगों के पास था। तो ऐसे में वो भाव जीवित रखना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि इस भाव से सब कुछ पार हो जाता है। ये पूजा जी, ये सबसे पहले हमें दिशा देनी पड़ेगी कि हमारे देश में फिल्में किस टॉपिक पे बन रही हैं। फिल्में बहुत छाप छोड़ती हैं। बिल्कुल। जब तक हम इसके लिए एक अभियान न चलाएंगे, सरकारें इस पे बैठ के चर्चा नहीं करेगी, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कुछ न कुछ फिल्मों से लेकर के आते हैं, बिल्कुल, और अपने आप को फिल्मों से जोड़ करके देखते हैं। यदि इस पे लाइन पे काम किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होगा। और एक आपने दादी से नहीं पूछा होगा कि जब हम लोग दादी नानी के पास सोते थे तो एक कहानियां वो जरूर सुनाती थी। बिल्कुल, जरूर सुना। और कहानी सुनने के बाद ही हम सो पाते थे। बिल्कुल, वो कहानियां हमको हमारी परंपराओं से अटैच करती हैं। कैसे राजा था, कैसे रानी थी, किस तरीके से लड़ाई हुई, तो वो छोटी छोटी, जो हमें तो लगता था छोटी छोटी चीजें, लेकिन वो मन में उस उम्र के पड़ाव पर हमारे मन में वो चीजें घर कर जाती थी। आज उस चीज की कमी हो गई है। आज पूछना नहीं चाहता हमारे दादा क्या करते थे,
हमारे परदादा क्या करते थे, हमारी परंपराएं क्या रहीं, ये ना हमारे पास समय है, रात को जाते हैं, थक के सो जाते हैं, सुबह फिर उसी में लग जाते हैं, परिवार बट चुके हैं। तो इन सब चीजों पे केवल नरेंद्र मोदी का काम नहीं है, सबका सरकार का काम नहीं है। जब तक एक एक जन सरकार के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक हम उस पथक पर नहीं चल सकते जो सरकार बड़ी लाइन खींचने का काम कर रही है। बिल्कुल। एक जन अभियान चलाना पड़ेगा, जन अभियान से जुड़ना पड़ेगा हर व्यक्ति को, केवल सरकारों के काम नहीं है। आप मानसिकता आप देखिए, उस मानसिकता को कैसे बदला जाए। मैं अपने घर को 50 लाख रुपए में तैयार कर रहा हूं, बड़ा आलीशान बना रहा हूं, लेकिन मेरे घर के सामने नाली जो बनी हुई है उसमें मैं 2000 रुपए नहीं लगाता। वो कहता है ये सरकार का काम है, और वो पानी में पैर रख करके मैं घर आ जाऊंगा, वो पानी मेरे घर के सामने भरा रहेगा, लेकिन वो कहा जाएगा ये सरकार का काम है, सरकार इसको करेगी। बिल्कुल। जब तक ये मानसिकता नहीं होगी कि 50 लाख हम घर में लगा रहे हैं, 5000 रुपए हम बाहर भी लगा सकते हैं जिससे और सुंदरता बढ़ जाए, तो ये मानसिकता से कैसे हम निकलेंगे। इस मानसिकता से निकलने के लिए एक देश में अभियान चलेगा। आप देखिए, वोकल फॉर लोकल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोकल चीज को खरीदना नहीं चाहते। अगर ये तो लोकल चीज, ब्रांड कॉन्शियस हो गए जी। जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, जैसे दीपावली है, दीपावली पे एक अच्छा अभियान चला है, आप देखिएगा ना, दीपक जलाएंगे तो वही मिट्टी वाले दीपक हैं, आप देखिए रोजगार बढ़ा। बिल्कुल। अयोध्या में या बड़े आप धार्मिक शहरों में दीपक जलाने का काम पहले नहीं था, बीच में बिल्कुल लग रहा था, खत्म हो गया। बिल्कुल। अब आप देखिए हर घर झंडा जैसा अभियान जो अभी चला, इसमें क्या आप समझ रही हैं, करोड़ों करोड़ों झंडे खरीदे गए होंगे, बटे होंगे, रोजगार मिला होगा जी। और आज बच्चों में आप देखिए वही जोश सड़कों पर दिखा जो हम बचपन में देखा करते थे। बचपन में जब गांव में झंडा लेकर के फेरी लगाते थे और जय हे करके बोलते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा जैसे नारे लगते थे, वो मुझे लगता है कि इस साल मुझे बहुत देखने को मिला जी, कि हर घर झंडा में जो झंडों का अभियान था वो गली में, सड़क में, दुकान पे, गली मोहल्ले में, ये सब जगह दिख रहा था। इनसे हम दूर होते चले जा रहे थे। ये सरकार का काम नहीं है, लेकिन सरकार हमारे जनमानस को जगाना चाहती है। ठीक है। कहती है इनसे जुड़िए, यही आपको जोड़े रखेंगे। जो आपने कहा ना कि हम कैसे अटैच रहेंगे, यही तो है अटैचमेंट का बिल्कुल के साधन, कि जब हम इनसे जुड़ेंगे नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे एक स्वतंत्रता देश को कैसे मिली। जुड़ने से पहले ही आप जागरूकता देखेंगे, आप प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में एक रबड़ मिलती थी, एक पेंसिल मिलती थी लकड़ी की, कितना उत्साह हो जाता था उसको देखने के मिलने के बाद। रबड़ को और पेंसिल को, एक कैपिटल की कॉपी आती थी उसको, अब वो सब खत्म हो गए। तो जो जुड़ाव के साधन थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, हमें फिर उधर वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल वापस आप सशक्तिकरण आप देखिए, आत्मनिर्भर रक्षा में आप देखिए कितनी मुश्किल से हम आगे आ पाए, और ऑपरेशन सिंदूर में ये हमने दिखा दिया। और वापस से वही कोशिश हो रही है, और ये बहुत बड़े लेवल पर कोशिश है सर, कि इंडिया जब एम्युनिशन मार्केट के अंदर एक प्लेयर बनकर के उभरा तो उन्हीं मित्र देशों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो कंधे पर हाथ रख रहे थे। सबसे बड़ी बात है ये कि आपको उन चुनौतियों के लिए भी साथ में तैयार रहना होगा जो विकास के बाद आती हैं। राजेश्वर जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर, जीएसटी रिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं, मौजूदा जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया गया था, जो रिफॉर्म्स अभी प्रेजेंटली हुए थे, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, उस दौरान कई सारी ऐसी परेशानियां देखने को मिली थी। विपक्षियों की तरफ से भी बयान सामने आए, कुछ व्यापारियों की तरफ से भी बयान सामने आए, कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत मुश्किल हो गया, और उसको समझना शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन अब हम एक नए रिफॉर्म की तरफ आगे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत तत्परता के साथ में इस बात को कहा है, बहुत दृढ़ता से इस बात को कहा है। क्या रिफॉर्म पे स्विच करना आसान करेगा चीज़ों को? बताइएगा सर। इतना आसान जीएसटी को अपने आप में पूरे देश को जोड़ करके, उनके लोकल टैक्सेस को खत्म करके, सेंट्रल के टैक्सेस के एक्साइज के साथ जोड़ करके एक साथ लाना। अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम उसमें खत्म हो गई हैं। जैसे कुछ अभी भी कुछ स्टेट कुछ चीज़ों का अपना
वर्चस्व रखना चाहते हैं, जैसे कि पेट्रोल की बात करें, एक्साइज, उस पर पेट्रोल के एक्साइज की बात करें, और भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने पास रखना चाहती हैं, जो अपने रेवेन्यू के सोर्स से कुछ और कारणों से रखना चाहती हैं। तो इतना आसान सा काम नहीं था कि जीएसटी को पहले तो लाना, फिर उस पर कंसेंट बनाना। पहले तो एक आपने पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन किया, फिर उस पर कंसेंट बनाई, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका लगातार जो रेजिस्टेंस हुआ उनको सॉर्ट आउट करना, लोगों को जीएसटी जो पोर्टल या जीएसटी का जो सिस्टम है अब उसको यूजर फ्रेंडली बनाना। आप हम जिस चैनलों जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए जूम पे बात कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट की बात कीजिए, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी अगर कहीं लाना पड़ा वो धीरे धीरे ही आया, पहले यूजर फ्रेंडली बनाया। तो यूजर जीएसटी भी यूजर फ्रेंडली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब हम प्रो फैक्टर की तरफ जा रहे हैं, तरफ जा रहे हैं कि यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं। अब धीरे धीरे लोगों को ये विश्वास हो जाएगा 100% कि हम एक उस जमाने में आ गए जिसमें हम घर बैठे ही सब चीजें आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और जो हमारे ग्रीवेंसेज या जो रेजिस्टेंस या जो इशूज हैं वो इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% लोगों को हो जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 99.99% की हो जाएगी। जो बात शुरू में रेजिस्टेंस था कि कुछ लोगों को लगता था कि जो अलग अलग प्रोविजंस है जिसमें प्रोसिक्यूशन से लेकर के अरेस्टिंग के पावर्स थी, कहाँ पर करनी चाहिए, उसके लाइन कहाँ पे खींचनी चाहिए थी, तो एक ब्यूरोक्रेसी का भी रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अडॉप्टिंग, मतलब जो व्यापारी उनका रेजिस्टेंस था, ब्यूरोक्रेसी का भी रेजिस्टेंस होता है, और कई जगह पे स्टेट की जो दूसरी गवर्नमेंटें होती हैं उनका भी रेजिस्टेंस होता है। उन सब रेजिस्टेंसों को अब कट डाउन करा, और अब गवर्नमेंट दिखलाई दे रही है कि कितनी कॉन्फिडेंट है। जैसे माननीय प्राइम मिनिस्टर लाल किले के प्राचीर से कह रहे हैं, तो अब आप देखते रहिएगा कि कितनी यूजर फ्रेंडली बनाएगी। और यही चीज़ नहीं है, तो कॉर्पोरेट में चल रहे हैं, अभी इनकम टैक्स का जो आप नया बिल आया है वो भी यूजर फ्रेंडली बनाते चल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो जिनसे व्यापार कहीं ना कहीं इफेक्ट होता था, और आप ये भी देखते रहिए कि बैंकिंग सेक्टर में भी ढंग की यूजर फ्रेंडली चीज़ आएंगी। जो अभी तक लगातार जगह रजिस्टेंस आता है, लगातार कंप्लेंट्स आती हैं, लगातार लोगों का ग्रीवेंसेज आती हैं कि जी कह तो दिया गया है लोन नहीं मिल रहा है, इसमें उनका ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है। तो वो भी आप देखिएगा धीरे धीरे करके इतना यूजर फ्रेंडली कर लेंगे। जो आज से 30 या 35 साल पहले जो बैंक के लोन कार के लिए नहीं मिलते थे, जिनके लिए लोग लाइन लगा के खड़े होते थे, आसानी से मिल जाएगा कार के लोन। आप बिजनेस में भी देखिएगा, चाहे 10,000 के लोन की बात करें, चाहे 10 करोड़ के लोन की बात करें, वो भी यूजर फ्रेंडली मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें कहीं ना कहीं अपनी एक इंटरेस्टेड भी है और काम भी कर रही है, भी बना रही है, मतलब उसका एक सिस्टम बनाती चल रही है कि कैसे उस रेजिस्टेंस को कट डाउन किया जाए। रेजिस्टेंस है ना, ठीक है सर मेरा जो अगला कंसर्न मेरा टैक्स पेयर्स की तरफ है। अभी एक बहुत लिमिटेड जो है लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और शायद इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कुछ डर से पे करते हैं और कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और पे करते हैं। इन टैक्स पेयर्स का दायरा बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा टास्क है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है, और क्या काम ऐसा किया जाए कि लोग खुद से जागरूक हों और खुद टैक्स पे करें? डायरेक्ट टैक्स की बात करें, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिससे काफ़ी बड़ा पोर्शन भारत सरकार की रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट को भी रेवेन्यू में आता है, तो वो उसमें तो ऑलमोस्ट सारे लोग दायरे में कवर्ड है। हम अब बात कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस की। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, या इनकम टैक्स का ही पार्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हैं, उसका भी धीरे धीरे देखिए दायरा बढ़ाते चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक न्यू रेजिम का टैक्स इसमें भी सर आपको लगता है कि कुछ तो ऐसा चीजें होने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ये कंसर्न उठता है लोगों का। मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत देखती हूँ कि भाई गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स भी लेगी, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ों पर अलग टैक्स ले रही है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स ले रही है, ये टैक्स ले रही है, वो टैक्स ले रही है, वैट ले रही है, अलग अलग चीज़ें। तो क्या इसको भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है क्या, कि लोगों के जहन से कम ये बादल छट पाए? बोलेगा सर। लोग कहते जाते हैं, लेकिन बहुत से टैक्सेस, इतने ज़्यादा टैक्सेस कट डाउन हो चुके हैं जीएसटी में, जिसका मुझे नहीं पता, वैट तो सब कट डाउन हो गया, कोई कह रहा होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि कुछ चीज़ें कट डाउन हो गई। और अब आप देखिए इनके डायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म लेकर के आ गए हैं। तो अब आपका है क्या, न्यू रेजिम ओल्ड रेजिम करके क्या कर रहे हैं, जो जहाँ टेक्निकली जो कॉमन आदमी को टेक्निकल इशू होते थे वो खत्म करते जा रहे हैं,
पोर्टल यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं, इनकम टैक्स का खुद का पोर्टल उसको यूजर फ्रेंडली बनाते जा रहे हैं, उसको ऑटोमेटिकली लिंक कर दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर आप जाओ तो अपने बैंक स्टेटमेंट लेकर के जाओ, बैंक का कितना इंटरेस्ट उसका लेके जाओ, ये सब चीजें लेके जाओ, तो उसको भी आपका धीरे धीरे कर दे रहे हैं कि आपके वो जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली उठ करके आ जाएंगे और आपको उन चीज़ों पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है और होगा कि जो नॉर्मल और जो आप कहें जो वाइड रेंज के जो लोग हैं, जो 5 से 10 करोड़ लोग या 15 करोड़ लोग जो है, उनको जो टैक्स की रिटर्न भरने में कोई दिक्कत अभी तक क्या था, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा क्यों था, हर आदमी को लगता था कि टैक्स देने जाऊंगा तो फिर पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मेरे स्क्रूटनी में आएगा, फिर मेरे को ये प्रॉब्लम होगी। तो अब स्क्रूटनी के लिए भी सेटलमेंट है, उनके लिए भी रिडर्सल सिस्टम बनाते चल रहे हैं कि वो सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, और जब टैक्स की रिटर्न भरे, ठीक है तो सर। जो सारे डाटा सर मेरा अगला सवाल जो आपसे रहेगा वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो इस समय ये डिबेट देख रहे होंगे या आगे जब रिकॉर्डेड फॉर्म में ये डिबेट देखेंगे तो उनको शायद इससे फ़ायदा हो। मेरा कंसर्न ये था सर कि कुछ चीज़ें जैसे एसेंशियल गुड्स की हम बात करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने बोला भी कि जीएसटी उन तमाम चीज़ों से हम हटाने जा रहे हैं या बहुत कम, बहुत मिनिमल करने जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल है या और भी तमाम चीज़ें हैं जो इस समय सीधे केंद्र सरकार होल्ड करती है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकारें उस पर वैट भी इम्प्लीमेंट करती हैं सर, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ों का दायरा बढ़ना चाहिए जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, राज्यवार उस पर कंट्रोल थोड़ा खत्म होना चाहिए या कम होना चाहिए? 100% होना चाहिए। देखिए, जब भी डबल अथॉरिटी रहती है उससे कॉमन आदमी को हमेशा दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो कॉमन आदमी के आपको कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो राज्य सरकारें अभी तक जो आप पेट्रोल की बात करते हैं, राज्य सरकार को लगता है कि हमारा बड़ा रेवेन्यू का सोर्स यही है, हम इससे रेवेन्यू, पेट्रोल हो गई, शराब हो गई और भी तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल, बोले सर। चीज़ें होंगी जो जिन पे है, चाहे जो उनके अपने यहाँ पे चाहे प्रोफेशनल टैक्स टाइप की छोटी मोटी चीज़ें लगाते रहते हैं और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। मुझे लगता है वो सबको कट डाउन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कट डाउन नहीं करेंगे, एक आदमी की लाइफ ईजी नहीं करेंगे, तब तक वो एक तो टैक्स नेट में आना नहीं चाहता। ठीक तो है। हमेशा टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जरूरी है और टैक्स की रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। एक ज़माने में जब 80% टैक्स था और जब वो ज़माने से हट करके 25% टैक्स पे आया तो लोग रेवेन्यू भी बढ़ी और टैक्स पेयर के नंबर भी बढ़े और बहुत इंटरेस्ट के साथ लोगों ने पे करना पसंद भी उसको किया है, क्योंकि वो एक मिनिमल रहा है अमाउंट। जी बिल्कुल मिनिमल रहा और इजीली है, और उनको पता है कि जी मुझसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आंसर नहीं करे जाएंगे, ना मुझे कोई फ्यूचर में कोई हिंड्रेंस होगी, तो आराम से टैक्स दे करके ठीक है सर, हम आराम से रहें। जी डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगी सर। एआई, अब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, हम वैश्विक मंच की बात कर रहे हैं। एआई कितनी बड़ी दिक्कत, कितना बड़ा अवसर, कैसे देखते हैं, या फिर इसमें भी कुछ कंट्रोल की ज़रूरत है? जी कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और हम उसके साथ सार्थकता के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से वो तरक्की का साधन बनती है, समय बचाती है। अब आप देखेंगे कंप्यूटर आया था देश में, तब क्या हलचल जाता कि रोजगार खत्म हो जाएंगे, रोजगार खत्म हो जाएंगे, रोजगार खत्म हो गए, क्या नहीं हुए ना। हर चीज के साथ हमें चलना पड़ेगा ना। अब ये नहीं चल सकते कि हम इन चीजों को लेकर के पीछे रह जाएं और दूसरे देश हमसे आगे निकल जाएं। आप देखिए हमारे जमाने की चीजें, हमको किसी सवाल का जवाब नहीं आता था तो हम सिर्फ टीचर के पास जाते थे और टीचर समय देते थे, शाम को आना या कल आना या संडे को आना। आज तो गूगल पे टाइप करिए, सवाल का जवाब मिल जाता है बच्चों को। तुरंत आपके जहन में सवाल आया और तुरंत आपके पास जवाब है। जी, जवाब आ गया। और हम लोग क्या करते थे कि इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी बताएंगे हमको तब आएगा, और गुरुजी का मूड है कि वो तुरंत बता दें या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, अगले हफ्ते बोला बताएं हमको। और क्या पता गुरुजी को भी पता है कि नहीं पता है, ये भी बड़ा संकट है। जैसा उन्होंने बता दिया वैसा हमने मान लिया जी, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। अब वो चीजें टीचर भी, आप देखेंगे कभी कभी बच्चे भी टीचर को पकड़ लेते हैं क्लास में। तो वही मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे शुरू में मोबाइल आए, मोबाइल से बात करने लगे, लोग कहते थे हवा में भी बात हो सकती है क्या, लोग स्वीकार करने तैयार नहीं थे। फिर व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, ये सब चीजें आई,
एक दूसरे के नजदीक भी आ गए। गलत भी है, सही भी है, सब चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि कुछ गलत है तो हम उससे भागने लगेंगे। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तो रोड बंद कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो या सकता। हमारे से एक्सीडेंट हो गया तो हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। हमको और सजग सार्थकता होने के की साथ जरूरत है। उसके जी। साथ और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही AI जैसा आया है। दूसरा चैट GPT आ गया है। अब चैट GPT आप देखिए, सब चीजें आपको लगभग मिल जाती हैं। अब नए बच्चों के लिए तो नहीं, कुछ कुछ चीजें उस पर गलत आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को अपडेट कर रहा है और कुछ दिन बाद ये सब चीजें होने लगेगी। तो समय हमारा बचेगा, और जब समय हमारे पास बचेगा तो हम उस समय को कहीं और उपयोग करेंगे। ये नहीं है कि समय हमारा बच गया तो हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। उस समय की उपयोगिता कहीं और होगी। तो यही प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, और तमाम बड़े विद्वानों की जब चर्चा आप बैठ के करेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित तौर से यही पाएंगे कि जो भी चीजें हमारे साथ नई आ रही हैं उनसे हम कैसे जुड़ें और सार्थकता के साथ कैसे हम उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें। केवल डरना नहीं है हमको। जब राजीव गांधी, हमें बहुत अच्छे से याद है, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर के आए थे तो लगा अरे रोजगार खत्म हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं रोजगार। अब तो सब कंप्यूटर करने लगेगा। डॉक्टर सुनील, देखिए समय हमारे पास बहुत कम है। मैं चाहूंगी कि हम एनर्जी सेक्टर को भी कवर कर लें। एनर्जी को लेकर के एक्सेप्टेंस शायद उन क्षेत्रों में अभी नहीं आई है। सर, मेरे जीवन के 3 से 4 साल मुझे राजस्थान में रहने का मौका मिला। मुझे लगा कि भाई यहाँ के किसान कितने ज़्यादा समझदार हैं। पहली बार मैंने ये चीज़ महसूस करी कि स्प्रिंकलर्स के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन और तमाम चीज़ों का जो वहाँ पर एक गुड यूज़ है वो किसान, छोटे से छोटा किसान कर पा रहा है। उसके अलावा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल। लेकिन जब हम इधर आते हैं और यूपी की साइड आते हैं, बिहार की साइड आते हैं, यहाँ पे किसानों के पास पानी है, यहाँ पे किसानों के पास वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम रिसोर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सर, क्या एनर्जी एफिशिएंट हमें बनना पड़ेगा? एनर्जी को लेकर के भी हमें थोड़ा सा स्मार्ट वे अडॉप्ट करना पड़ेगा क्या? बोलिए सर। राजस्थान में मैंने भी कहा, मैंने भी देखा, उनके पास खेती में करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो वो उसकी तरफ बढ़ गए। हमारे तरफ देखेंगे, खेती में करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से हम नहीं बढ़ रहे हैं जी। इसके लिए अभियान, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप अभी यहाँ एंकर हैं और कहीं आपके यहाँ से ऑफर आए तो आप एक बार को सोचेंगे, देखेंगे, चलेंगे। लेकिन जो कोई घर बैठा हुआ है, जिसके पास कोई काम नहीं है, तो उसके पास कोई ऑफर आए तो वो जी जान लगा देगा, नहीं हम शाम को ज्वाइन कर लेंगे या कल ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल। तो वही राजस्थान और हमारे प्रदेश के किसानों की तरफ हम देखेंगे कि आज के उनके पास तमाम पानी की समस्या है नहीं, तमाम फसलें ऐसी हैं जो बहुत अच्छा रोजगार वो कमा लेते हैं। एनर्जी की बात, यानी कि वक्त के साथ हमें थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही हमारे साथ में जुड़े, इस चर्चा को आपने अपने विचारों से सजाया, क्योंकि कोशिश एक थी प्राइम न्यूज़ की कि ये चर्चा आपके लिए बेहद ज़रूरी है। फिर चाहे आप माँ बाप हों, आप एक महिला हैं, आप काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, आप एक पुरुष हैं, आप पिता हैं, आप कर्मचारी हैं, या आप कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये सब कुछ आपसे होना है। जाते जाते कुछ पंक्तियां हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो बढ़ना है, सकारात्मक बढ़ना है, सकारात्मकता के साथ बढ़ना है और दृढ़ संकल्पित होकर बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, उन्हें बताना है, एक कसम राष्ट्र प्रथम। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।